गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सबसे पहले मेरे सभी मित्रों एवं फ्रेंड्स को थैंक यू सो मच जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं। कल की हम लोग की क्लास थी टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड के अंतर्गत हमने सबसे पहले पढ़ा था टीचिंग। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें याद आ जाए कि हमने क्या कल पढ़ा था इसके पिछले क्लास में। टीचिंग यानी कि शिक्षण। शिक्षण यानी वही जो शिक्षा से बना है, शिक्षा शब्द से, और यह जो है संस्कृत के शिक्ष धातु से बना हुआ है। इसका मतलब होता है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन। एजुकेशन जो होता है वह एडुकेटम वर्ड से बना हुआ है। एडुकेटम दो शब्दों से बना हुआ है, ई प्लस ड्यूको। ई मतलब होता है अंदर से और ड्यूको मतलब होता है बाहर निकालना। मतलब किसी बालक के अंदर जो उसकी क्षमताएं होती हैं, जो विशेषताएं होती हैं, जो उसकी क्वालिटी होती है, उन सभी को जब कोई टीचर अपनी शिक्षा के माध्यम से सीखने सिखाने की प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें बाहर निकालता है, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से सामने लाता है, तो वही जो प्रक्रिया होती है वो एजुकेशन की होती है। इसके अंतर्गत हमने बहुत सारी प्रक्रियाएं पढ़ी थी, बहुत सारे स्टेप आए थे। जैसे कि हमने बताया था इसमें मेन होता है क्या, शिक्षण। केवल हम शिक्षण को बस पढ़ के खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षण के अंतर्गत कई सारे स्टेप होते हैं। बिना उनको पढ़े, बिना उनको जाने हम शिक्षण की प्रक्रिया को कंप्लीट नहीं मान सकते हैं। इसके अंतर्गत सेकंड जो प्रोसेस होता है वो हमारा तकनीकी होता है। मैंने आपको कल रिवाइज भी करवाया था, थोड़ा सा बताया था। तो तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी। इसके अंदर यानी इसके अगला जो स्टेप होता है उसमें क्या होती है, अवस्थाएं होती हैं। इसका जो अगला स्टेप होता है उसमें होता है स्तर होता है, और इसके अगले स्टेप में होता है व्यूह रचनाएं होती हैं। व्यूह रचनाएं में जैसा कि हमने बताया था, आप लोगों को कल रिवाइज करवाया था कि व्यूह रचनाएं होती हैं जिसमें कि शिक्षण विधियां आती हैं, शिक्षण सूत्र आते हैं, शिक्षण कौशल आते हैं, सूक्ष्म शिक्षण, शिक्षण सिद्धांत। इन सारी प्रक्रियाएं से मिलकर हमारी शिक्षण की प्रक्रिया क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं तकनीकी। तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की जो प्रक्रिया होती है वो काफी इतनी पुरानी भी नहीं है। टेक्नोलॉजी जो शब्द होता है वह सर्वप्रथम ब्रायनर जोन्स ने बोला था। ब्रायन मोर जोन्स ने उन्होंने 1967 में, यानी कि शिक्षण के क्षेत्र में या शिक्षण में उन्होंने तकनीकी का जो प्रयोग किया था, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था 1967 में। इनसे भी पहले शिक्षण के क्षेत्र में जो मशीन का यूज किया गया, यानी कि शिक्षण मशीन का मतलब कि शिक्षण के क्षेत्र में जब हम किसी मशीन का यूज करते हैं, तो यह जो मशीन का यूज किया गया था सबसे पहले उन्होंने सिडनी प्रेसी ने किया था। सिडनी प्रेसी यह अमेरिका के ओहियो यूनिवर्सिटी में थे। इन्होंने 1926 में, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछता है कि शिक्षण के क्षेत्र में शिक्षण मशीन का सबसे पहले यूज किसने किया, सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो सिडनी प्रेसी ने किया था 1926 में। तकनीकी जो हमारा क्षेत्र है या शिक्षण के क्षेत्र में जो तकनीकी वर्ड आया है, इसमें कई सारी टाइप्स हैं, लेकिन हमें मेन रूप से 3 टाइप्स इसमें बताया गया हमारे शिक्षण के क्षेत्र में। पहला होता है इसमें हार्डवेयर, और सेकंड होता है सॉफ्टवेयर, और थर्ड होता है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच। हार्डवेयर यानी कि जिसको कहते हैं कठोर उपागम, तकनीक या टेक्नोलॉजी कठोर उपागम कहते हैं। सॉफ्टवेयर कोमल उपागम, और सिस्टम अप्रोच यानी कि इसको कहते हैं प्रणाली उपागम। इसके इन तीनों को अब हम कंपेरिजन करके पढ़ेंगे तो ज्यादा हमें अच्छा क्लियर हो जाएगा। हार्डवेयर के अंतर्गत इसका डिफिनेशन हम सिंपली वे में दे सकते हैं, बुक की भाषा में नहीं दे के कह सकते हैं कि जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज होती है जिसे हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर के अंतर्गत आएगी। या हम ये भी कह सकते हैं जो भौतिक बनावट होती है। भौतिक बनावट यानी कि हम कोई भी चीज, जैसे हम एक पेन लिए हैं, इसको हम छू ले, इसकी जो भौतिक बनावट है ये हो गया हार्डवेयर। ठीक, और सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। देखिए, हार्डवेयर को एक और चीज नाम दे सकते हैं, इसमें दिया गया है जो हम पढ़े हैं शैक्षिक तकनीकी यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट भी बोलते हैं।
आप कहीं कहीं बुक्स में देखेंगे तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट बोलते हैं, और वहीं पे सॉफ्टवेयर को एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकेंड बोलते हैं। और जब थर्ड आता है सिस्टम अप्रोच, इसको बोलते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड। ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। इसमें जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें एक क्वेश्चन था कि भौतिक बनावट जो होती है यानी कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो आपको आंसर मिल ही गया होगा। भौतिक बनावट यानी कि जिसे हम छू सकते हैं, यानी हार्डवेयर, हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। ठीक, तो यहाँ पे अब आते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते हैं। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, कोई चीज समझा रहे हैं, कोई बता रहे हैं, कोई चीज सिखा रहे हैं, तो क्या आप मेरी बातों को छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। तो वो जो हमारी बातें होती, जो हमारे जो आपको समझाने का तरीका होता है, वो होती है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक तरह से हम ये कह सकते हैं जो कक्षा शिक्षण होता है। आप इसको बहुत ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपका सॉफ्टवेयर काफी इंपॉर्टेंट है, कक्षा शिक्षण। ठीक है, कक्षा शिक्षण मतलब जो हमारे क्लास के अंतर्गत शिक्षण होता है, जो एक टीचर अपनी भाव भंगिमाओं का प्रयोग करके जिस तरीके से, जिस विधि से, जिस मेथड से वो समझाने का तरीका, वो समझाने की कोशिश करता है, किसी छात्र के समस्या का समाधान करता है, वो जो होता है कक्षा शिक्षण होता है। और कक्षा शिक्षण को रखा गया सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, क्योंकि जो क्लास में जो शिक्षक की कलाएं होती हैं, बताने का तरीका होता है, वो आधारित होता है इस पर। जैसे कोई भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिंदी पढ़े, इतिहास, विज्ञान, भूगोल, संस्कृत, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसमें हर बच्चों का एक समस्या का समाधान करना होता है। और वही जब कोई टीचर अपने कलाओं का यूज करके, अपने बताने के तरीके का, अपने किसी मेथड, किसी भाव भंगिमाओं का यूज करता है, तो वो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, क्योंकि हम उसे छू नहीं सकते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि कक्षा शिक्षण किस तकनीक पर आधारित है? कक्षा शिक्षण किस तकनीकी पर आधारित है? अब तो आप समझ में आ गया होगा, जो कक्षा शिक्षण होता है किस तकनीक की बात कही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर। अगर तकनीकी मतलब हमेशा आपका जो ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम अप्रोच, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी, तो कक्षा शिक्षण हमेशा सॉफ्टवेयर पर आधारित होता है, क्योंकि यह जो है किसी भी टीचर के कलाओं पर, उसके बताने के तरीकों पर डिपेंड होता है, तो उसको हम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखेंगे। नेक्स्ट होता है इसमें सिस्टम अप्रोच, यानी कि जो कार्य या कार्य विश्लेषण भी कह सकते हैं, या फिर एक विश्लेषण उपागम भी कह सकते हैं इसको। यह हमारे जो कार्य करने की जो प्रणाली होती है, कार्य करने की जो प्रणाली, यानी कि ये कहा जाए जो हमारे तरीके होते हैं, जो हमारी व्यवस्थाएं होती हैं, वो इसके अंतर्गत आती हैं। मतलब हम इन दोनों को मिला के जब हम किसी कक्षा की या फिर संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करते हैं, या उसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उसको व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं, तो वो सिस्टम अप्रोच के अंतर्गत आता है। ये सिस्टम अप्रोच आजकल जो ज्यादा फेमस हुआ है हमारे शैक्षिक प्रशासन में, किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में, क्योंकि उसमें एक व्यवस्था की बात की जाती है कि हम उसमें कम खर्च में अधिक उपयोग करके या उसको अधिक प्रभावशाली कैसे बना सकते हैं। ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। यानी जो टेक्नोलॉजी होती है, तकनीक होती है, शैक्षिक तकनीक, उसके अंतर्गत हमें तीन चीजें मिलती हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम अप्रोच। हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं, यानी जिसकी कोई भौतिक जो बनावट होती है वो हार्डवेयर के अंतर्गत आती है, ठीक। और सॉफ्टवेयर जिसे हम छू नहीं सकते हैं, ठीक, तो उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर, जैसे कक्षा शिक्षण होता है। सिस्टम अप्रोच यानी जो कार्य प्रणाली होती है, हमारी कार्य जो व्यवस्थाएं होती है, जिसमें सुधारने का प्रयास करते हैं, जिसके अंतर्गत हम और उसे उपयोगी और प्रभावशाली बना सकते हैं। एक क्वेश्चन है इसमें, जैसे कि ये पेज है, ये तो पेज लिखा हुआ है, सपोज ये आपके सामने हम खाली पेज रखते हैं, क्वेश्चन पूछा भी गया है, कोई खाली पेज है या कोरा कागज से बोल सकते हैं, तो पूछा गया ये किस तकनीकी के अंतर्गत आएगा। यदि खाली पेज की बात की जा रही है तो आप हमेशा इसको किस में रखेंगे? हार्डवेयर में रखेंगे। हार्डवेयर क्यों? क्योंकि हम इसे छू ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन खाली है। तो यदि यही कहा जाए कि लिखा हुआ पेज यानी मैंने लिख दिया इस पे,
ये लिखा हुआ पेज है, और ये पूछा गया कोई लिखा हुआ पेज है और वो किस तकनीकी के अंतर्गत आता है, तो आप हमेशा उसे सॉफ्टवेयर कहेंगे, क्योंकि इस पे जो लिखी हुई चीज होती है, लिख देने की वजह से सॉफ्टवेयर में और जो लिखी हुई चीज होती है हम उसे छू नहीं सकते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाएंगी। फिर हम अगले प्रोसेस में आते हैं सॉफ्टवेयर। इसमें हार्डवेयर का कोई टाइप्स नहीं है, सिस्टम अप्रोच भी कोई टाइप्स नहीं है, लेकिन हार्डवेयर के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं, 3 टॉपिक्स आपको पढ़ना है इसमें। पहला है टीचिंग, सेकंड है इंस्ट्रक्शनल यानी कि इसको अनुदेशन भी बोलते हैं, अनुदेशन, और इसे बोलते हैं शिक्षण तकनीकी, आप कंप्लीट कर सकते हैं, अनुदेशन तकनीकी। और इसमें थर्ड है बिहेवियर, कहीं कहीं बुक्स में आप देखेंगे इसको लर्निंग भी करके लिखता है, ठीक, यानी कि व्यवहार या अधिगम। शिक्षण तकनीकी यानी फर्स्ट इसमें है शिक्षण तकनीक, यानी कि इसका मतलब यह है कि जब कभी भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना अनुभव, अपना ज्ञान, अपना नॉलेज ट्रांसफर कर दे। कैसे? मतलब जैसे कि हम ही आपको कुछ पढ़ा रहे हैं, आपको कुछ बता रहे हैं, तो मेरा जो अनुभव है, मेरा जो नॉलेज है वो आपके पास जा रहा है एक शिक्षण के माध्यम से, एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया के माध्यम से आप उसे ले रहे हैं, आप उससे कुछ सीख रहे हैं, तो वह शिक्षण तकनीकी। और इसी में जब कोई तकनीकी मतलब किसी तकनीकी के माध्यम से हम कोई शिक्षण करते हैं तो वो शिक्षण तकनीकी आ जाएगा। शिक्षण तकनीकी यह एक सैद्धांतिक प्रक्रिया होती है। अब आप कहेंगे सैद्धांतिक प्रक्रिया क्या होती है? सैद्धांतिक प्रक्रिया मतलब जो सिद्धांत में होता है, केवल हम उसे बिहेवियर में बहुत कम लागू कर पाते हैं। जैसे कि कोई क्लास है, हम उसमें पढ़ाने जाते हैं, आप लोग भी मान लीजिए कोई क्लास में आप पढ़ाने गए, तो हम हमेशा सैद्धांतिक रूप से क्या बोलते हैं कि आप हमेशा सत्य बोलो, आप चोरी मत करो, ठीक है, यह सैद्धांतिक बातें हो जाती है। हम सबको यही सिखाते हैं, छोटे लोगों को भी सिखाते हैं, और बात अगर कहने में आगे तो हम ये बोलते हैं कि हाँ हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कभी चोरी नहीं करना चाहिए, ये सैद्धांतिक बातें हो गई। लेकिन क्या ये ऐसा करते हुए क्या हम अपना जो सामान्य जीवन यापन करते हैं क्या कर पाते हैं, या ऐसे हमारे कोई काम चल सकता है? नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो सैद्धांतिक बातें केवल हम सिखाने में यूज कर सकते हैं। यानी कि वो शिक्षण, एक शिक्षण के अंतर्गत, एक अच्छा शिक्षण में ही हो सकता है, केवल बताने के लिए हो सकता है, लेकिन हम उसे बहुत कम लागू कर पाते हैं, या ये कहिए कि नहीं लागू करते हैं। अगर काम निकालना पड़े तो हम झूठ भी बोलते हैं, ऐसा कुछ करना पड़े तो हम अपने घर में चोरी वगैरह भी कर लेते हैं, चाहे वो छोटी मोटी ही क्यों न हो। तो ये इसलिए ये शैक्षिक जो तकनीकी है वो सैद्धांतिक पर आधारित होती है। इसमें क्वेश्चंस भी है कि शिक्षण तकनीकी किस पर आधारित है, या शिक्षण तकनीक का आधार क्या है? तो ये आधार क्या होता है? इसमें सैद्धांतिक होता है। नेक्स्ट इसमें है इंस्ट्रक्शनल, अनुदेशन, यानी इंस्ट्रक्शनल, इसको हिंदी में कहते हैं अनुदेशन। और कहीं कहीं या आप इसको एक तरह से और मान सकते हैं, कभी कभी मिलता भी है, इसको अभिक्रमायोजित अनुदेशन। और इसी को कहीं कहीं आप देखेंगे लिखा होता है श्रृंखला अधिगम। तो आप इसमें डाउट में मत रहिएगा, ये सारी तीनों चीजों में लगभग एक ही सारी चीजें आ जाती हैं। इसको हम चेन लर्निंग भी बोलते हैं, ये काफी इम्पोर्टेंट है। इसको पूछा गया था एग्जाम में एक बार, एस-टेट के एग्जाम में पूछा गया था, यूपी-टेट में एग्जाम में पूछा गया था कि श्रृंखला अधिगम, जो श्रृंखला अधिगम है वो किसका है, इसकी जन्मदाता कौन है? तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, इंस्ट्रक्शनल जो टेक्नोलॉजी होती है, अनुदेशन जो होता है, यह किसी भी विषय में यदि हमें कुछ पढ़ाना है, कुछ समझाना है, कुछ बताना है, छात्रों का कोई समस्या का समाधान करता है, तो हम उसे एक साथ न बता के बल्कि हम छोटे छोटे स्टेप में बताते हैं। सपोज छोटा छोटा स्टेप हम किसी भी पाठ को या किसी भी चैप्टर को ऐसे हम बांट लें छोटे छोटे स्टेप में, और एक क्रम वाइज हम सिखाएं। क्रम वाइज मतलब जब तक बच्चा इसको न सीख जाए हम इस पे न जाएं, मतलब एक क्रम वाइज होता है। हम अगले स्टेप में तभी बढ़ेंगे जब बच्चा इसको सीख जाए, इसको सीख गया तो हम इसमें बढ़ेंगे, अगर ये सीख गया तो हम, यानी कि यदि हमारे साथ 100 बच्चे हैं या फिर और कम बच्चे हैं, तो अगर उसमें से 50 बच्चों ने सीख लिया, 50 बच्चे नहीं सीखे, तो ऐसा नहीं है कि हम आगे बढ़ जाएंगे, बल्कि 50 बच्चे जो नहीं सीखे हैं उनको सिखाएंगे और फिर हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा सा स्लो मेथड होता है, लेकिन यह काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे सभी बच्चे धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करके सीख जाते हैं, ऐसे उनकी समस्या का समाधान भी हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? श्रृंखला अधिगम या चेन लर्निंग भी बोलते हैं। और इसके जन्मदाता कौन है? B.F. स्किनर है। B.F.
इनको आप साइकोलॉजी में पढ़ चुके होंगे, BF स्किनर। ये आपका क्वेश्चन पूछा है कि श्रृंखला अधिगम की जन्मदाता कौन है, या फिर इसके अंतर्गत कौन सारी चीजें आती हैं, इंस्ट्रक्शनल में कौन कौन सारी चीजें आती हैं। तो अभिक्रमायोजित भी होता है, श्रृंखला अधिगम भी होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, इसमें बिहेवियर लर्निंग, यानी कि व्यवहार तकनीकी। व्यवहार तकनीकी आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे। व्यवहार यानी कि जब हमारे बिहेवियर से संबंधित हो, जब हमारे बिहेवियर में कोई बदलाव की बात की जाए, यानी कि हम जब शिक्षण तकनीकी का यूज करते हैं, फिर अभिक्रमायोजित का या श्रृंखला अधिगम का यूज करते हुए, अनुदेशन का यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं, और इस स्टेप बाय स्टेप करते हुए आगे बढ़ते हुए जब किसी छात्रों के समस्या का समाधान होता है, उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन होता है, तो यही जो है व्यवहार तकनीकी होता है। व्यवहार तकनीकी में बच्चे के व्यवहार में वांछित परिवर्तन होना आवश्यक होता है। यदि व्यवहार में वांछित परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर हमारा टीचिंग किसी काम का नहीं है। तो इसमें हमारे बच्चे के व्यवहार में वांछित परिवर्तन होना आवश्यक होता है। इसीलिए इसको मनोवैज्ञानिक केंद्रित भी कहा गया है। यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो किस पे केंद्रित है, तो कहेंगे मनोवैज्ञानिक, क्योंकि वो बच्चों पे डिपेंड करता है। बच्चों की रुचियों के अनुसार बच्चों के व्यवहार में कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, बच्चे ने कितना सीखा। इसमें एक चीज और है, इसमें दंड और पुरस्कार दोनों की बात कही गई है। इसमें दंड और पुरस्कार दोनों को रखा गया है। इसके अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहेवियर लर्निंग के अंतर्गत क्या क्या सारी चीजें आ सकती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत लोग किए भी होंगे, जैसे माइक्रो टीचिंग हुआ, साइमुलेटेड टीचिंग हुआ। तो इसमें ये सारी चीजें बिहेवियर लर्निंग के अंतर्गत आती हैं। माइक्रो टीचिंग, साइमुलेटेड टीचिंग, ये सारी चीजें बिहेवियर, क्योंकि उसमें व्यवहार परिवर्तन की बात करता है कि बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ। तो आज का ये सारा टॉपिक हम लोग का क्लियर हो गया। आपका कोई भी समस्या होगी तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि उसमें सुधार किया जा सके। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर में सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।